यूसीसी यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड। अभी बिल को लेकर देश की सबसे बड़ी पंचायत यानी कि संसद में महामंथन होना बाकी है। ये चर्चा होना बाकी है कि बिल में ऐसा क्या है जिसको लेकर विरोध होना चाहिए, या बिल की कमियों को लेकर संसदीय कमेटी के पास जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। ये तमाम सवाल और जिरह होना अभी बाकी है, लेकिन उससे पहले ही पूरे देश में सियासी भूचाल आ गया है। 2024 से पहले बिखरे वोट बैंक को एक मंच पर समेटने की कवायद में आकार ले रहा महागठबंधन सत्तारूढ़ बीजेपी के इस पैतरे के आगे फेल हो गया है। नमस्कार, राजनीति का टॉप फ्लोर देख रहे हैं आप और मैं हूं राकेश कुमार। यूसीसी आने के साथ एक नया बवाल देश में खड़ा हो गया है। दरअसल मुद्दा यह नहीं है कि यूसीसी का विरोध है या नहीं है, मुद्दा यह है कि बिना संसद में प्रस्तुत हुए ही यूसीसी ने महागठबंधन को बिखेर कर रख दिया है। पीएम मोदी के समान नागरिक संहिता पर दिए गए बयान के बाद सियासी दल भी दो गुटों में बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। एक तरफ दिल्ली पंजाब की सत्ताधारी आम आदमी पार्टी ने समान नागरिक संहिता को सैद्धांतिक समर्थन देने का ऐलान किया है, तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी दल मुखालफत पर उतर आए हैं और पीएम मोदी पर राजनीतिक लाभ लेने के लिए यूसीसी का मुद्दा उठाने का आरोप लगा रहे हैं। इसके साथ ही इंडियन मुस्लिम लीग और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने भी यूसीसी का कड़ा विरोध किया है। पीएम मोदी के इस बयान के एक दिन बाद आम आदमी पार्टी ने कहा कि वह समान नागरिक संहिता यानी कि यूसीसी का सैद्धांतिक समर्थन करती है। आपके संगठन महासचिव संदीप पाठक ने कहा कि आर्टिकल 44 भी यह कहता है कि यूसीसी होना चाहिए, लेकिन आम आदमी पार्टी का यह मानना है कि इस मुद्दे पर सभी धर्म और राजनीतिक दलों से बातचीत होनी चाहिए, सबकी सहमति के बाद ही इसे लागू किया जाना चाहिए। गौरतलब है कि पीएम मोदी ने भोपाल में बीजेपी के कार्यक्रम में कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए यूसीसी को देश के लिए जरूरी कदम बताया था। पीएम मोदी ने कहा था कि भारत दो कानूनों पर नहीं चल सकता है और भारत के संविधान में भी नागरिकों के समान अधिकार की बात कही गई है। उन्होंने कहा कि हम देख रहे हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड के नाम पर लोगों को भड़काने का काम किया जा रहा है। एक घर में एक सदस्य के लिए कानून हो और दूसरे के लिए दूसरा, तो घर चल पाएगा क्या? तो ऐसी दोहरी व्यवस्था से देश कैसे चल सकेगा? प्रधानमंत्री जी ने अब तक कोई दस्तावेज ही नहीं रखा देश के सामने। इसका मतलब भारतीय जनता पार्टी का मकसद यूसीसी पास करना नहीं है, यूसीसी के ऊपर खाली राजनीति करना है। अगर यूसीसी पास करने का मकसद होता तो 9 साल से भांग खाकर यह सरकार क्यों सो रही थी? अब तक यूसीसी क्यों नहीं बनाया आपने? और इसके साथ साथ कुछ सवाल भी हैं प्रधानमंत्री जी से। प्रधानमंत्री जी, सिखों के लिए आनंद मैरिज एक्ट है, उसका क्या होगा? जैन धर्म के लोगों के लिए एक एक्ट है, उसका क्या होगा? देश के आदिवासियों के लिए बहुत सारे कानून में संरक्षण है, उसका क्या होगा? और गोवा के कानून की सबसे ज्यादा चर्चा बीजेपी वाले करते हैं। आप पत्रकार बंधुओं को मैं बताना चाहता हूं, गोवा में कॉमन सिविल कोड है, गोवा वाला कानून देश में लागू होना चाहिए, यही भाजपाई बार बार कहते हैं। उस गोवा वाले कानून में क्या है आपको मालूम है? उस गोवा के कानून में यह है कि हिंदू को अगर उसके बेटा नहीं होता पत्नी के, तो दूसरी शादी करने का अधिकार है। तो क्या देश के करोड़ों हिंदू महिलाओं को ये कानून मंजूर है? देखिए, यूनिफॉर्म सिविल कोड कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि वो किसी एक पार्टी का मुद्दा हो। ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 44 के तहत इसका प्रावधान किया गया है, जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी है, डीपीएसपी जिसको कहा जाता है, जो पार्ट 4 में दिए गए हैं, उसमें 36 से 51 के बीच में आर्टिकल 44 में इसका उल्लेख आता है। तो ये जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं, वो एक तरह से स्टेट के ऊपर ये जिम्मेदारी डाली गई है कि वो इन सब आइडियल्स को अपनाने का प्रयास करेगा। तो यहाँ मैं थोड़ा सा एक क्लियर करना चाहूँगी। इसके साथ साथ ये तो हुई पार्ट 4 की बात। पार्ट 3 के अंदर हमें कुछ फ्रीडम्स भी दी गई हैं जो कि हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं। उन फंडामेंटल राइट्स में हमें रिलीजियन की जो फ्रीडम है वो भी मिली हुई है। अब हम आते हैं वापस यूनिफॉर्म सिविल कोड के अंदर। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड के ऊपर लॉ कमीशन, हमारा एक लॉ कमीशन होता है जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा अपॉइंट किया जाता है। तो अभी लेटेस्ट 14 जून को 22वें लॉ कमीशन ने यूनिफॉर्म सिविल कोड के ऊपर नोटिस देकर 30 दिन के अंदर पब्लिक और रिलीजियस इंस्टीट्यूशन से इस पर राय मांगी है। तो यूसीसी पर शरद पवार की पार्टी भी विपक्षी खेमे से अलग खड़ी नजर आ रही है। पार्टी ने कहा है कि वे यूसीसी का ना तो समर्थन करेंगे और न ही इसका विरोध। एनसीपी राष्ट्रीय सचिव नसीम सिद्दीकी ने यहां तक कहा कि यूसीसी का तुरंत विरोध नहीं होना चाहिए, इस पर व्यापक चर्चा की जरूरत है। दुनिया के कई देशों में सभी के लिए एक जैसा कानून है, ऐसे कानूनों में महिलाओं को समान अधिकार जैसे मुद्दे शामिल हैं, इसलिए विरोध नहीं होना चाहिए। एनसीपी ने यहां तक कहा कि हम लॉ कमीशन को अपनी सिफारिशें भेजेंगे और हमारे जो भी ऑब्जेक्शंस होंगे उसको उसकी जानकारी देंगे।
वहीं आपको बता दें कि पीएम मोदी के बयान से पहले लॉ कमीशन ने यूसीसी पर धार्मिक संगठनों और जनता की राय मांगी थी। लॉ कमीशन के इस कदम के बाद शिवसेना नेता उद्धव ठाकरे ने भी यूसीसी का समर्थन किया। उन्होंने कहा कि हम समान नागरिक संहिता का समर्थन करते हैं, लेकिन जो लोग इसे ला रहे हैं उन्हें यह नहीं सोचना चाहिए कि इससे सिर्फ मुसलमानों को परेशानी होगी, बल्कि इससे हिंदुओं को भी दिक्कतें होंगी और कई सवाल खड़े हो जाएंगे। चलिए अब आपको यह बताते हैं कि विरोध में वो कौन लोग हैं जिन्हें लगता है कि यह सिर्फ पीएम मोदी का राजनीतिक स्टंट है। यूसीसी के मुद्दे पर कांग्रेस, टीएमसी, जदयू, राजद, एआईएमआईएम, इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग, समाजवादी पार्टी और डीएमके, इन लोगों ने मोदी सरकार की आलोचना की है। वहीं कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा कि विपक्षी दल भाजपा को सार्वजनिक मुद्दों से ध्यान भटकाने हम नहीं देंगे। कांग्रेस के महासचिव केसी वेणुगोपाल ने तो यहां तक कहा कि पीएम मोदी को पहले देश में गरीबी, महंगाई, बेरोजगारी और मणिपुर हिंसा के बारे में जवाब देना होगा। समान नागरिक संहिता पर उनका बयान इन मुद्दों से ध्यान भटकाने की एक बड़ी कोशिश है। वहीं छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी हमेशा हिंदू मुस्लिम दृष्टिकोण से आखिर क्यों सोचती है। छत्तीसगढ़ में आदिवासी भी हैं, उनकी रूढ़ियां भी हैं, उनके रीति रिवाज भी हैं, तो ऐसे में उनके नियमों का क्या होगा जिनके माध्यम से उनका समाज संचालित होता है। अगर समान नागरिक संहिता लागू होता है तो उनकी परंपराओं का आखिर होगा क्या। बीजेपी के खिलाफ विपक्ष को एकजुट करने की कोशिश में लगे नीतीश कुमार की पार्टी जदयू ने भी पीएम के बयान की आलोचना की है। उन्होंने कहा है कि यह लोकसभा चुनाव से पहले एक राजनीतिक स्टंट है, इसका अल्पसंख्यकों के कल्याण से कोई भी लेना देना नहीं है। एआईएमआईएम के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी भी यहां पर नहीं चुके। उन्होंने पीएम मोदी की आलोचना करते हुए कहा कि भारत के प्रधानमंत्री भारत की विविधता और इसके बहुलवाद को एक समस्या मानते हैं और इसीलिए वो ऐसी बातें कहते हैं। शायद भारत के प्रधानमंत्री को अनुच्छेद 29 के बारे में नहीं पता है। क्या आप यूसीसी के नाम पर देश से उसकी बहुलता और विविधता को छीन लेंगे? वो इस पूरे मामले पर दारुल उलूम देवबंद के अध्यक्ष अरशद मदनी ने इस पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि बीजेपी चाहती है कि मुसलमानों की मजहबी आजादी को छीन लिया जाए और इस देश में वही हो रहा है। अरशद मदनी ने यहां तक कहा कि जब लॉ कमीशन ने लोगों से राय मांगी है, ऐसे वक्त पर प्रधानमंत्री मोदी ने यह बयान दिया है। अब लॉ कमीशन इस मामले में क्या करेगा? अब इस पूरे मामले पर मुसलमान आखिर कर क्या सकते हैं? वहीं इस पूरे मामले पर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड यानी कि एआईएमपीएलबी का कहना है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड आने से सिर्फ मुसलमानों को नहीं बल्कि अन्य धर्म के लोगों को भी नुकसान होगा। सिखों ने भी इसका विरोध किया है। राय मशवरा करने के लिए जो 1 महीने का वक्त दिया गया है वो बहुत ही कम है। हम लगातार इसके विरोध में हैं। हुकूमत को मुल्क के सामने जो मसले हैं उन पर ध्यान देना चाहिए, ना कि ऐसे कानून को लाना चाहिए जिससे लोगों में बेचैनी पैदा हो। कह रहा हूं कि सबको अपने विचार व्यक्त करने का अधिकार है। मेरा डिसीजन किसी के ऊपर नहीं थोपना चाहता। आज समाज का सब आदमी जागरूक है। सबको चाहिए कि अपना विचार करे और अपने विचार के अनुसार निर्णय करके मैसेज जरूर देवे। कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन में कोई भी अमेंडमेंट होता है तो हिंदुस्तान के हर आदमी को, आज बहुत से लोग बाग देशभक्ति के ठेकेदार बने बैठे हैं। जब देशभक्ति की बात करोगे और इंडिया गेट पे जाके देखोगे तो 60,000 मुसलमान शहीदों के नाम लिखे हुए हैं। हम सब ने मिलकर के आज़ादी हासिल करी। आज़ादी किसी एक कम्युनिटी ने, एक जाति ने, एक पार्टी ने हासिल नहीं करी। कांग्रेस पार्टी ने आह्वान किया जिसके बैनर तले पूरा हिंदुस्तान इकट्ठा हुआ। वो लोग इल्ज़ाम लगा रहे हैं जिन लोगों ने नाखून नहीं कटाया देश की आज़ादी में, एविडेंसेस हैं, अंग्रेजों के साथ थे। और जिस पार्टी ने, जिन लोगों ने, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपने 12 साल जेल के अंदर दिए और 12 साल जेल में देने वाला आदमी जिसने हिंदुस्तान को आज़ाद कराया, उसके ऊपर उंगलियां उठा रहे हैं। जनता जवाब देगी। बहरहाल पीएम मोदी ने यूसीसी का दाव ऐसे वक्त पर खेला है जब हाल ही में पटना में बीजेपी के खिलाफ विपक्ष में एकजुटता की कोशिश की जा रही थी। अब यूसीसी के मुद्दे पर पूरा विपक्ष बिखरता हुआ नजर आ रहा है। इस पर विपक्षी पार्टियों का अलग अलग रुख सामने देखने को मिल रहा है। चाहे आम आदमी पार्टी और उद्धव गुट की शिवसेना ने इसे समर्थन देने की बात कही है, तो वहीं इस मुद्दे पर शरद पवार न्यूट्रल नजर आ रहे हैं। ऐसे में आम आदमी पार्टी, एनसीपी और शिवसेना का रुख ये संकेत दे रहा है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी के खिलाफ एकजुट होने का प्रयास कर रहे विपक्षी दल संवेदनशील मुद्दों पर एक मंच पर नहीं आ पा रहे हैं और इसे लोकसभा चुनाव से पहले विपक्ष की एकजुटता की कोशिश को एक बड़ा झटका माना जा रहा है और फिलहाल बीजेपी इस बिखराव को करने में कामयाब होती नजर आ रही है। देश और दुनिया की हर बड़ी खबर के लिए सब्सक्राइब करें नवतेज टीवी और पल पल के अपडेट्स के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि आपकी खबरों का भरोसेमंद साथी है नवतेज टीवी।